छोटे से गांव की कच्ची झोपड़ी में बैठी एक 13 साल की मासूम सी लड़की रेखा अपनी मां की टूटी चप्पल सिलते हुए आसमान की ओर देखती थी, जैसे वहां उसके सपनों की कोई किरण टंगी हो जो उसे कभी अपने पास बुला लेगी। रेखा के बाल धूप में सूख चुके थे, आंखें धूल से अंधी और पेट में दिनों से दबी भूख की बेचैनी थी, लेकिन चेहरे पर फिर भी एक उम्मीद थी, एक अच्छी जिंदगी की, जहां कोई उसे समझे, थोड़ा प्यार दे और जहां वह सिर्फ बोझ न कहलाए। मां, जो खुद जीवन की दरिद्रता से टूटी हुई थी, रोज रेखा से कहती, बेटी, औरत की किस्मत में सहना ही लिखा होता है, जितना कम बोलोगी उतनी लंबी सांसें लोगी। रेखा ने कभी स्कूल नहीं देखा था। उसके हाथों में किताबों की जगह सब्जी काटने की धारदार छुरी थी और उसकी हथेलियों में कड़ी धूप और खुरदरे बर्तनों के घाव थे। उसका बचपन किसी गलती की सजा बन चुका था और अब जैसे ही वो 15 की होने को आई, उसकी मां ने एक दिन चुपचाप बताया, तेरी शादी तय कर दी है बुजुर्ग ठाकुर सूरजपाल से। रेखा की आंखों में कुछ पल को कोई भाव ही नहीं था, न गुस्सा न डर, बस एक खालीपन, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी रूह खींच ली हो। वो जानती थी कि ठाकुर सूरजपाल उनके गांव का सबसे अमीर लेकिन सबसे कठोर और बूढ़ा आदमी था, जिसकी 3 पत्नियां मर चुकी थीं और जिसकी आंखों में औरतों के लिए सिर्फ हुकूमत की भूख थी। तू वहां सुखी रहेगी बेटी, 2 वक्त की रोटी तो मिलेगी, मां ने कहा था। पर रेखा समझ गई थी कि यह सौदा सिर्फ रोटी का नहीं था, उसकी आत्मा की कीमत पर किया गया सौदा था। शादी के दिन रेखा को चमकीली साड़ी पहनाई गई, लेकिन वह साड़ी उसके सपनों की कफन बन चुकी थी और उसके चेहरे का श्रृंगार उसके डर को ढकने का एक जरिया मात्र था। ठाकुर के घर आई तो पहले 2 दिन रेखा को एक बर्तन की तरह रखा गया, नया चमकता हुआ, जिसे सबने देखा, सराहा। लेकिन तीसरे दिन से वो वही पुराना बर्तन बन गई, जिस पर अब मार और हुक्मों की खरोंचें बनने लगीं। ठाकुर का स्वभाव हर दिन और हिंसक होता जा रहा था। रेखा की कोमल कलाई पर उसके अंगूठे के निशान पड़ जाते और पीठ पर बेलन या बेंत की लकीरें उभर आती। औरत हो, चुप रहो, ये शब्द ठाकुर के मुंह से ऐसे निकलते जैसे कोई आदेश जिसकी अवहेलना करने का मतलब मौत हो सकता था। रेखा हर रात अपने आंसुओं को तकिए में छिपाकर सो जाती, ताकि कोई उसकी चीखें न सुन सके, क्योंकि यहां चीखों की नहीं, चुप्पियों की कीमत होती थी। गांव की औरतें जानती थीं कि ठाकुर क्या है, पर उनकी नजरों में रेखा अब भाग्यवती थी, क्योंकि उसके पास पक्की छत और रोज का खाना था, चाहे वो खून में भीग कर ही क्यों ना मिलता हो। एक रात रेखा ने ठाकुर से कहा, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए, इंसान समझो ना। तो ठाकुर ने जवाब दिया, तू खरीदी गई है, एहसान कर रहा हूं तुझ पर, तुझे नाम दिया। वो रात रेखा के लिए सबसे लंबी रात थी, क्योंकि उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को लहूलुहान किया गया था। हर सुबह ठाकुर के ताने, उसकी मार और उसके क्रूर स्पर्श से रेखा की आत्मा गलने लगी थी, लेकिन बाहर की दुनिया में वो अब भी भाग्यवती बहू थी। कुछ महीने बाद रेखा गर्भवती हो गई, पर उसे खुशी नहीं हुई, बल्कि डर लगा कि जो दर्द वो सह रही है, कहीं वो उसकी कोख में पल रही मासूम जान को भी न सहनी पड़े। ठाकुर ने जब सुना कि बेटी होगी तो उसने उसे धक्का दिया, कमीनी, तू तो मुझे कुल का दीपक भी नहीं दे पाई। उस दिन रेखा घंटों तक खून में लथपथ पड़ी रही, अकेली, बेसहारा, और फिर भी जी रही थी, क्योंकि शायद वो अपनी बेटी को इस नरक में जन्म देना चाहती थी, ताकि कोई तो हो जो उससे सच्चा प्यार करे। गर्भ के 9 महीने रेखा के लिए एक सज्जा थे, और जब बच्ची का जन्म हुआ तो रेखा ने उसे गले से लगाकर बस इतना कहा, अब मैं नहीं सहूंगी, अब तेरे लिए जीऊंगी। ठाकुर जब बच्ची को देखकर गुस्से में चिल्लाया, इसे गला दबाकर मार दूंगा, तो उस रात पहली बार रेखा की आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक आग थी। उसी रात रेखा ने ठाकुर की नींद में उसे उसी की बेंत से इतना मारा कि उसके प्राण निकल गए, और फिर बच्ची को लेकर भाग निकली उस नरक से। गांव वालों को कहा गया कि ठाकुर को दिल का दौरा पड़ा और रेखा कहीं चली गई, किसी अनजाने शहर में, किसी नई पहचान के साथ। अब वो एक सिलाई सेंटर में काम करती है, दिन भर कपड़े सीती है, रात को अपनी बेटी को कहानियां सुनाती है और हर रोज खुद से वादा करती है, मैं तुझे वो जीवन दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिला। रेखा अब भी गरीब है,
लेकिन अब उसकी गरीबी में इज्जत है, उसकी आंखों में आत्मसम्मान है और उसकी बेटी के माथे पर वो बिंदी है जिसमें कोई आंसू छिपा नहीं। रेखा अब उस पुराने अंधेरे से निकल आई थी, लेकिन भीतर की चोटें अभी भी हरी थीं। हर बार जब वो अपनी बेटी नैना को दूध पिलाती, उसे ठाकुर की चीखें, लानतें और जख्म याद आते। मगर अब वो मां थी और मां के सामने डर को भी झुकना पड़ता है। नैना अब 2.5 साल की हो चुकी थी। उसकी मुस्कान रेखा के लिए सूरज की पहली किरण की तरह थी, जो हर सुबह उसे जीने की एक नई वजह देती थी। रेखा ने एक छोटे से शहर में किराए का कमरा लिया, जहां दिन में वो कपड़े सिलती और शाम को आसपास की औरतों को सुई धागे का काम सिखाती। धीरे धीरे उसकी पहचान बनती जा रही थी। शुरू में लोग ताने देते, अकेली औरत हो, क्या करोगी, संभाल नहीं पाओगी जिंदगी। पर रेखा ने हर ताने को एक धागे की तरह लिया और अपने आत्मविश्वास के कपड़े को बुनती रही। एक दिन एक सामाजिक संस्था की महिला उसके काम से प्रभावित हुई और उसे शहर के महिला केंद्र में ट्रेनिंग देने का मौका दे दिया। रेखा की दुनिया पहली बार उस ओर बढ़ी जहां इज्जत थी, अपनापन था और डर नहीं था। अब रेखा हर उस लड़की को सिखाती जो समाज के जाल में उलझ चुकी थी, अपने आंसुओं को हथियार बनाओ, औरत होना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। रेखा की कहानी अब सी। उसकी बेटी नैना अब स्कूल जाने लगी थी और जब एक दिन टीचर ने पूछा, तेरी मां क्या करती है, तो नैना ने गर्व से जवाब दिया, मेरी मां औरतों की लड़ाई लड़ती है। रेखा, जिसने एक वक्त खुद को टूटी हड्डियों और आंसुओं में समेट लिया था, अब लोगों के हौसले की मिसाल बन गई थी। उसी गांव में जहां एक दिन रेखा का बचपन खत्म हुआ था, वहां उसकी तस्वीर एक दीवार पर लगी थी। रेखा देवी, महिला जागृति अभियान की अगुवा। अब वो औरतों को सिखाती थी, शादी जीवन का सौदा नहीं है, प्यार, इज्जत और बराबरी का रिश्ता है, और जहां ये ना हो वहां चुप रहना पाप है। रेखा अब सिर्फ सिलाई नहीं करती, वो आत्मबल सीती है, उम्मीदें बुनती है और हर बिंदी लगाने वाली लड़की को बताती है, बिंदी सौंदर्य नहीं, तुम्हारी अस्मिता है, इसे आंसुओं से मत धोने देना। एक दिन रेखा की मां, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, उससे मिलने आई। आंखों में पछतावे का सैलाब था और हाथ में एक पुराना बक्सा जिसमें रेखा की बचपन की टूटी चूड़ियां थीं। मैंने तुझ पर जुल्म किया बेटी, उस वक्त मुझे भी नहीं पता था कि मैं तुझे नर्क में धकेल रही हूं। रेखा ने उसकी आंखों से बहते आंसुओं को देखा और बस इतना कहा, तू अब कुछ मत बोल, तेरा डर अब मैं किसी और की बेटी पर हावी नहीं होने दूंगी। वो दिन और था जब रेखा अपने आंसू छिपाती थी, अब वो आंसुओं से पत्थर दिलों को पिघला रही थी। एक एनजीओ के द्वारा उसे साहसी नारी पुरस्कार मिला और मंच पर खड़ी रेखा ने कहा, अगर आप भी एक मां हैं तो अपनी बेटी को बिकने ना दें, और अगर आप एक बेटी हैं तो जान लीजिए, कोई भी रिश्ता उस दर्द से बड़ा नहीं हो सकता जिसे चुप रहकर सहा जाता है। भीड़ खड़ी हो गई। तालियों की गूंज में रेखा के चेहरे पर अब न डर था न गम, बस संतोष कि उसने खुद को मिटने नहीं दिया, बल्कि एक नई रेखा खींच दी हर पीड़ित लड़की की उम्मीद के लिए। रेखा की कहानी अब एक मील का पत्थर बन चुकी थी, जिसे न केवल उस गांव के लोग बल्कि आसपास के शहरों में भी लोग सुनते थे। अब रेखा सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि समाज के उन महिलाओं के लिए भी लड़ाई लड़ रही थी जो शायद कभी अपनी आवाज नहीं उठा पाती थीं। उसने अब एक नया कदम उठाया। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उसने एक नई संस्था शुरू की, जिसका नाम रखा उम्मीद की किरण। यह संस्था गांव की लड़कियों को न केवल शिक्षा देती थी, बल्कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें हुनर भी सिखाती थी। रेखा के हाथों में अब सिलाई के अलावा एक बड़ा सपना था। वो सपना था उन लाखों लड़कियों को ताकत देने का जिन्हें दुनिया ने बेबस बना दिया था। उम्मीद की किरण धीरे धीरे एक आंदोलन बन गया, जहां ना सिर्फ लड़कियों को पढ़ाया जाता, बल्कि उनके अधिकारों के बारे में जागरूक भी किया जाता। रेखा को जब किसी सरकारी संस्था से मिलने का प्रस्ताव आया, तो वो जानती थी कि यह सिर्फ एक मौका नहीं, बल्कि लाखों आवाजों की पहचान बनने का रास्ता था। मां, तुम क्या कर रही हो? नैना ने एक दिन जब रेखा को अपने कमरे में किताबों और कागजों के बीच घिरी देखा,
तो उत्सुकता से पूछा। रेखा मुस्कुराई और नैना को अपनी गोदी में बैठा लिया। मैं वो कर रही हूं जो तुम कभी नहीं कर सकोगी। तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होगी नैना। तुम एक दिन वो बनोगी जो तुम चाहो। नैना की आंखों में चमक आ गई और उसने अपने हाथों से अपनी मां के कागजों को छूते हुए कहा, मैं भी एक दिन तुम्हारी तरह बनना चाहती हूं। रेखा ने उसे गले लगा लिया और उस गले में एक वादा था, मैं तुम्हारे लिए हर वो रास्ता खोलूंगी जिससे तुम कभी अकेली ना पड़ो। कुछ महीने बाद उम्मीद की किरण को एक नेशनल अवार्ड मिला। रेखा उस मंच पर खड़ी थी जहां उसे सम्मानित किया जा रहा था। उस दिन उसकी आंखों में वो आंसू थे जो उसने कभी अपने दर्द से निकाले थे और अब वो आंसू खुशी से छलक रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगी। रेखा ने जब भाषण देना शुरू किया तो उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था जो कभी उसके भीतर नहीं था। लेकिन मैं आज भी उस गांव की गरीब लड़की हूं जो एक वक्त खुद को हर दिन जीने के लिए मजबूर महसूस करती थी। मुझे बस एक मौका मिला था, अपने लिए और दूसरों के लिए। आज मुझे यह पता है कि जो कोई भी अपने हक के लिए लड़ता है वो कभी हार नहीं सकता। रेखा के शब्दों ने सभी को भावुक कर दिया और पूरी सभा में ताली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। रेखा ने देखा, हर लड़की में वो आग थी जो एक दिन अपने हक के लिए लड़ने का हौसला बनाएगी। इससे आगे रेखा ने कई ऐसे काम किए जो न सिर्फ उस छोटे से गांव बल्कि पूरे राज्य में महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नए बदलाव की शुरुआत बने। उसने एक हेल्पलाइन शुरू की जहां महिलाएं अपने दर्द और समस्याओं के बारे में सीधे संपर्क कर सकती थीं। साथ ही उसने वकालत की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू किया ताकि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकें। रेखा का नाम अब सिर्फ उस गांव तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे राज्य में एक मशहूर नाम बन चुका था। लोग उसे सम्मान से रेखा दीदी पुकारते थे और उसकी मौजूदगी से हर किसी को एक नई उम्मीद मिलती थी। कुछ सालों बाद जब रेखा ने उम्मीद की किरण के लिए एक बड़ी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप कन्वेंशन आयोजित किया तो वहां देश भर से लोग आए। रेखा के साथ मंच पर बैठी एक और महिला ने उससे कहा, आप वो रास्ता दिखा रही हैं जो कभी दिखाया ही नहीं गया था। रेखा मुस्कुराई और कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे रास्ता दिखाना होगा। मैं तो बस अपनी कहानी जी रही थी। लेकिन जब आप खुद को बदलते हैं तो पूरा संसार भी बदलने लगता है। आज रेखा के पास हर सवाल का जवाब था, हर रास्ते का हल था, क्योंकि उसने खुद को खोजा था, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया था। अब वह उन लड़कियों की मदद कर रही थी जो कभी अपनी आवाज उठाने के काबिल